Good morning, students. I hope you all had a wonderful weekend and you are free for the starting of week. So, welcome all dear students and teachers to our 8th online Monday class of subject Home Science. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी हेल्थ एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपनी सभी टीचर्स का जो आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो थैंक यू डियर टीचर्स। सबसे पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। स्टूडेंट्स, आपको अपने आप को और अपनी फैमिली को कोविड से बचाना है और उसके लिए हैंड वॉश करने हैं सोप से एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक। हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क का यूज करें और जब जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। एटलीस्ट 2 मीटर डिस्टेंस हमेशा आपने मेंटेन करना है। और सबसे पहले गाइडलाइंस। स्टूडेंट्स, आप काफी समय से अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि आप लाइव चैट का यूज केवल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके आंसर्स के लिए करें, या फिर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे, इनवाइट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अपने साथ नोटबुक और पेन हमेशा रखें। अब टाइम है एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्क्लेमर का। All the resources which we have used here are for educational purposes. NCERT book Human Ecology and Family Sciences Part 1, 2, YouTube SOS Children's Villages of India, video, images, photographs are used here for teaching and learning purposes only. And we acknowledge and thank all holders for their rights. अगर कोई error नजर आता है तो it would be rectified accordingly. तो स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अपने फैसिलिटेटर से। मैं हूं ममता चौधरी, लेक्चरर होम साइंस, गार्गी एसकेवी ग्रीन पार्क एक्सटेंशन से, और मेरे साथ हैं मिसेस प्रतिभा गोयल, लेक्चरर होम साइंस, कोर एकेडमिक यूनिट, एंड शी इज आल्सो द टीम कोऑर्डिनेटर। हेलो प्रतिभा मैम। Hello, Mamta ma'am. A very happy morning to all of you, dear students. Sabhi ko mera suprabhat. And I welcome you all after the autumn break in this online class. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको मिलवाना चाहूंगी अपनी होम साइंस टीम से, जिनके कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स एंड गाइडेंस की वजह से ही हम यह क्लास कर पा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मंजू शर्मा एसकेवी रजौरी गार्डन एक्सटेंशन से, शैली गांधी GG SSS रानी बाग से, रितु खेर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मदनपुर खादर से, शिल्पी गोयल एसकेवी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से, एंड रुचि सिंह GG SSS नाथुपुरा से। Thank you team Home Science for a rock solid support always. And now it's time for our results, जिसे बच्चों आपको हमेशा इंतजार रहता है। Results of quiz number 7. Out of 34,576 students, 11,828 students have scored perfect 10. Excellent students, you have done a great job. और अब मैं बताती हूँ our first 10 perfect scorers. मीनाक्षी कुमारी GSKB नांगलोई, श्रेया शुक्ला SKB रजौरी गार्डन मेन, आयुष मिश्रा GSV लांसर्स रोड, नामरा खातून GSV लांसर्स रोड, कोमल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मदनपुर खादर, आईना गार्गी SKB ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, अंजू SKB A ब्लॉक जनकपुरी, पार्वती SKB बसाई दारापुर, निकिता RSKB कल्याणवास, and Swati Pandey, GG SSS number 2, Molarban. Excellent students, you all did a great job, and a big round of applause for you all. And now we are starting our topic, बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन, Management of Support Services, Institutions and Programs for Children, Youth and Elderly, Unit 3. और अब देखते हैं हमारे लर्निंग आउटकम्स। तो बच्चों, आप यहाँ जानेंगे कि बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सेवाओं और संस्थानों, इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता क्यों है, इन इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम्स के मैनेज कैसे किया जाता है,
क्या इनके एस्पेक्ट्स हैं जो ध्यान में रखे जाएंगे। साथ ही इन प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के लिए आपको कौन से जरूरी स्किल्स का होना जरूरी है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एंड लास्ट में इस क्षेत्र में उपलब्ध करियर यानी कि रोजगार के अवसर क्या हैं। लेकिन सबसे पहले फूड फॉर थॉट। We don't need to have deep pockets or be rich to help the needy, the poor, and the hungry. We need to have an heart by Kevin DeCruz. बहुत ही सुंदर कोट है बच्चों। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हों तभी हम मदद कर सकते हैं। आपके अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा होना चाहिए, उनके लिए एम्पैथी रखनी चाहिए, चाहे अपना समय देकर या खाना या कपड़े डोनेट करके, जो भी आपके सामर्थ्य में है उससे हम जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। और अब देखते हैं हमारे सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है। प्यारे बच्चों, परिवार और सदस्य मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी परिवार वृद्धि और विकास के लिए सभी नीड्स अपने सदस्यों की पूरी नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं, या फिर सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखभाल एटसेट्रा। इसलिए प्रत्येक समुदाय और कम्युनिटी ऐसी संरचनाएं प्रदान करते हैं जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, मनोरंजन केंद्र या रिक्रिएशन सेंटर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, जो परिवार के सभी सदस्य अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनेक परिवारों की बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पाती हैं बच्चों, और रीजन क्या है? वित्तीय संसाधनों की कमी, यानी कि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। अनेक बच्चे, युवा और वृद्धजन अपने परिवारों से अलग हो जाते हैं और अपने दम पर जीवन यापन के लिए छोड़ दिए जाते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। यह सरकार और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी नागरिक अच्छा जीवन जिए, बच्चों और युवाओं को स्वास्थ्य और भरपूर विकास के अवसर मिले। प्यारे बच्चों, सरकार द्वारा कठिन परिस्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की नीड्स को पूरा करने का तरीका है संस्थान स्थापित करना या इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना। सरकार निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों, जिन्हें हम एनजीओस भी कहते हैं, इनके साथ मिलके सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने, उपाय और सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और अब हम देखते हैं हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं। तो बच्चों, ये समाज के उन ग्रुप्स और व्यक्तियों से संबंधित हैं जो कि एडवर्स कंडीशंस में या फिर एडवर्स सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, और उन आपको जो संवेदनशील ग्रुप है उनका उस पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसमें हमारे 3 कैटेगरीज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे कि चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। ये हम जानेंगे कि ये ग्रुप्स जो हैं हमारे संवेदनशील क्यों हैं। मूलभूत संकल्पनाएं देख रहे हैं बच्चों कि कैसे हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है चिल्ड्रन का, वो वल्नरेबल है, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स है जैसे कि फूड, हेल्थ, देखभाल, पोषण और उन्हें उचित बढ़ने के अवसर, प्रोत्साहन की उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का फ्रेमवर्क तैयार किया है, और जिसके अंदर इन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसे फर्स्ट हम इसमें कह सकते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, या फिर जो कानून का उल्लंघन करते हैं, ऐसे बच्चे जो एंटी सोशल हो जाते हैं, जो समाज के नियमों को नहीं मानते हैं। या फिर सेकंड कैटेगरी, ऐसे बच्चे जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है, मतलब जो बच्चों को प्रॉपर केयर, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। इन सब 2 कैटेगरीज को किशोर न्याय अधिनियम 2000 में बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे हमारे कौन से बच्चे हैं जिन्हें हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंट या बाल अपराधी कहते हैं।
कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कहते हैं, बाल अपराधी। और इस एक्ट में बाल अपराध की रोकथाम और उनके उपचार के लिए विशेष प्रावधान है। इस एक्ट के अंदर अलग से बच्चों के लिए हेल्प की जाती है, उन्हें वापस मेन स्ट्रीम लाइफ में लाया जाता है। ये बच्चों के संरक्षण, प्रोटेक्शन, उपचार, व्यवहार और उन्हें रिहैबिलिटेट करने के लिए गाइडलाइंस प्रदान करता है। इस एक्ट में बच्चों के लिए फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली अप्रोच अपनाई जाती है और विभिन्न इंस्टीट्यूशंस को इसके अंदर लाया जाता है ताकि सभी बच्चे जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट हैं उनको हम दोबारा से अपनी मेन स्ट्रीम लाइफ के अंदर वापस ला सकें और वो नॉर्मल लोगों की तरह अपना जीवन जी सके। तो चलो बच्चों, जो हमने पढ़ा करते हैं क्विक रिकैप। Which is not the vulnerable group among these? इनमें से कौन सा संवेदनशील समूह नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए चिल्ड्रन, बी एडल्ट एंड सी एल्डरली। बच्चों, हमने देखा था कि हमारे पास 3 वल्नरेबल ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं और विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो आपने सोचना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप संवेदनशील नहीं है। सोचिए और सही आंसर लिखिए। कीप थिंकिंग। प्रतिभा मैम। यस, बिल्कुल ममता मैम, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आंसर बी लिख रहे हैं, एडल्ट यानी प्रौढ़। पूजा शर्मा, अनिंदा तिवारी, अंजलि शर्मा एंड मेनी मोर, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ममता मैम। तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि एडल्ट इज नॉट द वनरेबल ग्रुप, प्रौढ़ संवेदनशील समूह नहीं है। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अभी अभी आपने जाना कि बच्चे संवेदनशील समूह हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे ज्यादा संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनका जीवन बाकी बच्चों से ज्यादा चुनौतीपूर्ण और कठिनाइयों से भरा हो सकता है। उनकी जीने की बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, रहने के लिए घर, ये सब भी पूरा नहीं हो पाता। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स। ये हमारे भारत की एक बहुत ही शॉकिंग यानी कि चौंका देने वाली छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हमें 2/3 बच्चे जो 5 साल के अंदर हैं वो मध्यम से तीव्र कुपोषण का शिकार होते हैं। भारत में 6 से 14 वर्ष के आधे से भी कम बच्चे विद्यालय जा पाते हैं और 17 करोड़ बच्चे भारत में बाल श्रम करते हैं। यदि हम विश्व बैंक की फिगर्स को लें तो ये फिगर 44 करोड़ तक हो सकती है और 30 लाख हमारे बच्चे सड़कों पर बिना आश्रय के रहते हैं। तो हम सबको बच्चे अपने आप को समृद्ध समझना चाहिए। हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करें कि आज हम यहाँ बैठकर डिजिटल मोड में पढ़ाई कर रहे हैं और हम सभी बेसिक नीड्स हमारे पास हैं। हम किसी से भी वंचित नहीं हैं। भोजन है हमारे पास, आश्रय है, रहने के लिए घर है। अब बच्चों, हम आते हैं कि देखभाल और संरक्षण करने वाले आवश्यकता वाले बच्चे कौन से हैं जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। अभी आपने किशोर अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम के विषय में पढ़ा था। उसी श्रेणी में ये वो बच्चे हैं जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनके पास आश्रय नहीं है, या वो घर छोड़कर चले गए हैं, लापता बच्चे हैं। या फिर वो बच्चे हो सकते हैं जो रहते तो अपने माता पिता के साथ हैं, लेकिन रहते वो अपने माता पिता के साथ हैं, लेकिन उनके पास उनके जो अभिभावक हैं वो उनके पास मारे जाने का, दुर्व्यवहार होने का या लापरवाही बरती जाने की संभावना होती है। यहाँ पर वो बच्चे भी इस देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, बीमार हैं, किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं या उनके पास देखभाल या सहायता के लिए कोई नहीं है। या वो बच्चे जिनके साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ है या अनैतिक कार्यों के लिए उनको दंडित या प्रताड़ित किया गया है। बच्चे, अब ये वो और भी बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, वो बच्चे जिनको नशे की आदत है, नशे की लत लगी हुई है या अवैध व्यापार के लिए वो संवेदनशील हैं,
या वो बच्चे जो रॉयट्स में, दंगों में या प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं या किसी त्रासदी के शिकार हैं। इसमें वो बच्चे भी आते हैं जो अनाथ हैं, वेश्याओं के चंगुल से छुड़ाए गए हैं, बाल श्रमिक हैं, गुम गए हैं या विशेष जरूरतों वाले हैं, या फिर कैदियों के बच्चे शामिल हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस संवेदनशील समूह यानी बच्चों के लिए हमारी सरकार ने, एनजीओज ने गैर सरकारी संगठन कार्यक्रम चलाए हैं। यहाँ पर हम 4 कार्यक्रमों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले समेकित बाल विकास सेवाएं, फिर बच्चों के घर, SOS बाल गांव और गोद लेना यानी कि एडॉप्शन। इसके विषय पर हम संक्षेप में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ICDS यानी कि समेकित बाल विकास सेवाएं। इस प्रोग्राम के विषय में बच्चों आप ऑनलाइन क्लास नंबर 3 में जब आपने जन पोषण और स्वास्थ्य पढ़ा था, या फिर आपने अभी लास्ट क्लास में ECC में भी समेकित बाल विकास सेवाओं के विषय में जाना था। अब यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया और ICDS देश भर में आंगनवाड़ियों के जरिए पूरे देश में कोने कोने में फैला है। आज इस समय देश में लगभग 13 लाख से भी अधिक आंगनवाड़ियां काम कर रही हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समेकित तरीके से 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण व आरंभिक शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस कार्यक्रम के जरिए मूलभूत स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं जैसे टीकाकरण, विटामिन A इत्यादि बच्चों को दिए जाते हैं और अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होती है वो इस कार्यक्रम के जरिए दी जाती है। गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भी पूरक भोजन और पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और हाइजीन की भी यहाँ पर सेवाएं दी जाती हैं, इस उद्देश्य के साथ कि यदि माताएं स्वस्थ होंगी तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे। अब हम आते हैं दूसरे प्रोग्राम पर जो सरकारी नहीं है लेकिन स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन के द्वारा चलाया गया SOS बाल गांव के विषय में हम जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक अनूठी अवधारणा पर आधारित है जो उन बच्चों को स्वतंत्र युवा वयस्क बनने तक देखरेख और सुरक्षा प्रदान करते हैं जो किन्हीं कारणों से अपने जैविक माता पिता या परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। तो चलिए आज हम एक साथ एक शॉर्ट वीडियो में ऐसे ही बच्चे की कहानी सुनते व देखते हैं जो SOS बाल गृह में पली व बड़ी हुई और उसे अपने जैविक माता पिता का कोई पता नहीं है। तो चलिए सुनते हैं उसकी कहानी उसी की जुबानी। वेलकम टू माय वर्ल्ड, मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा घर जो अब मेरा है, जबकि मैं यहाँ पैदा नहीं हुई, पर मेरे बचपन की सारी मेमोरीज यहीं की हैं। यहाँ मुझे प्यार मिला, अपने सारे भाई बहनों के साथ खेलने का आनंद मिला। इन सब के साथ मैं एक बिग हैप्पी फैमिली का हिस्सा हूँ, जबकि मैं यहाँ पैदा नहीं हुई। यहाँ मैं अपनी माँ के पास तब आई जब मैं केवल 6 दिन की थी और तभी से मैं इस 10 भाई बहनों की बड़ी खुशहाल फैमिली का हिस्सा हूँ। मैं यहाँ उन सभी खुशियों के साथ बड़ी हुई जो एक बच्चे को मिल सकती हैं। एक देखभाल करने वाली प्यारी माँ, भाई बहनों का दायरा, एक घर, एक पूरा गांव और बहुत सारे मित्र। और इस तरह मैं एक बहुत बड़ी विलेज फैमिली का हिस्सा हूँ जिसे SOS बाल गांव भी कहते हैं। और यह SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया एक अलग अनूठी अवधारणा के साथ बनाए गए हैं। यहाँ के सभी कार्यक्रम और परियोजनाएं 4 मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये दुनिया भर के सभी बच्चों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और ये 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। 1, द मदर, कि प्रत्येक बच्चे को माँ का प्यार व देखभाल मिले। 2, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हर बच्चे को परिवार में अपनत्व मिले, पारिवारिक जिम्मेदारी समझने और बांटने का अवसर मिले। 3, अ हाउस, एक ऐसा स्थान
जहां बच्चे अपने आप को सुरक्षित समझें और जुड़ाव महसूस करें। 4. द विलेज, एक समुदाय जो बच्चों के आसपास हो, जहां उसकी जड़ें मजबूत हों। द SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया, हर SOS बाल गांव के 15 से 20 परिवारों के घर हैं। हर घर में एक माँ होती हैं जो लगभग 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती हैं। साथ में एक आंटी भी होती हैं उनकी मदद के लिए। यही मेरी दुनिया है। आइए मेरे साथ आइए, मैं आपको और जगह ले जाती हूँ। देखिए हम क्या क्या करते हैं। आइए ना प्लीज। ये जो दूर से आ रहे हैं, ये मेरे अंकल हैं, जबकि ये विलेज डायरेक्टर हैं, पर मेरे लिए अंकल हैं। हम सभी बच्चों के लिए ये पिता समान हैं। यह भी आपका स्वागत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया का पहला SOS विलेज यही ग्रीन फील्ड्स फरीदाबाद में बनाया गया। यह कोई संस्था नहीं है, ना ही कोई अनाथ आश्रम। यह एकमात्र अनूठा विचार है, एक आंदोलन। SOS चिल्ड्रंस विलेज विश्व भर के 136 देशों में चल रहे हैं। अ ह्यूज SOS फैमिली, जिसकी स्थापना डॉक्टर हरमन गमाइनर ने 1949 में ऑस्ट्रिया से की। इस परिकल्पना के साथ कि प्रत्येक बच्चे का अपना परिवार हो, जहां उसे प्यार मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, एक खुशहाल जीवन, और वो हमेशा खुश रहे। So dear students, आपने देखा कि किस प्रकार SOS चिल्ड्रंस विलेज 4 मार्गदर्शी सिद्धांतों यानी कि 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर कार्य कर रहे हैं। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं जरूर बताना चाहूंगी कि फर्स्ट SOS विलेज, पहला SOS बाल गांव 1964 में भारत में फरीदाबाद में बनाया गया। आपने लोगो देखा यहाँ पर SOS चिल्ड्रंस विलेज का, और हम यहाँ आभार व्यक्त करते हैं। YouTube लिंक हमने यहाँ मेंशन किया है, और SOS चिल्ड्रंस विलेज का, जिसके वीडियो को हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया है। थैंक यू। अब बच्चों, अब आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों के घर या चिल्ड्रंस होम की। बच्चों के लिए 3 से 18 वर्ष के 3 प्रकार के घर स्थापित किए गए हैं। ये राज्य सरकारें या NGOs के द्वारा चलाए जाते हैं। ये हैं ऑब्जर्वेशन होम्स, प्रेक्षण गृह, स्पेशल होम्स, विशेष गृह, या किशोर बाल गृह, या जुवेनाइल या चिल्ड्रंस होम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेक्षण गृह की, जहां बच्चे को अस्थायी रूप से उसके माता पिता का पता लगाने के लिए या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेने तक रखा जाता है। यहाँ पर बच्चों को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जाता। उसके बाद हम विशेष गृह की बात करते हैं। यहाँ पर कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, उनको हिरासती देखरेख में रखा जाता है, निगरानी में रखा जाता है। उसके बाद हम किशोर बाल गृह की बात करते हैं। ये वहां पर इन बच्चों को, जिनके परिवार का पता नहीं है या जिनके अभिभावक अस्वस्थ हैं, मृत हैं, या जो अपने बच्चों को परिवार में वापस नहीं ले जाना चाहते हैं, उनको यहाँ रखा जाता है। और बच्चों, सरकार यहाँ पर ये कोशिश करती है कि बच्चों को पूरी व्यावसायिक शिक्षण प्राप्त हो, जिससे कि वो समाज के लिए उपयोगी बन सकें और सक्षम बन सकें। अब हम आगे बात करेंगे बच्चों एडॉप्शन की। एडॉप्शन हमारे देश में गोद लेने की प्रक्रिया काफी पुरानी है। पहले आपस में ही परिवारों के बीच में बच्चों को गोद ले लिया जाता था, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया और अब परिवार के बाहर गोद लेने की प्रथा को सरकार ने संस्थागत और विधिक बना दिया है। भारत सरकार इनके लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं, और जिसके द्वारा इन्हें सहायता और मार्गदर्शन मिलता है। परिवारों को सहायता भी मिलती है और गाइडेंस भी मिलती है, जिससे कि वो गैर सरकारी संगठन गोद लेने की प्रक्रिया में परिवारों को सहायता देते हैं।
इसके लिए गोद लेने के नियमों को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था CARA सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी का भी गठन किया है। यह बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने की दिशा में कार्य करते हैं। So now just for recapitulation, a time for question. अभी आपने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बच्चों का कार्यक्रम नहीं है? समेकित बाल विकास सेवाएं यानी ICDS, SOS बाल गांव यानी कि SOS चिल्ड्रंस विलेज, एंड ऑप्शन C is NSS, नेशनल सर्विस स्कीम। ऑप्शन A is ICDS, ऑप्शन B is SOS चिल्ड्रंस विलेज या ऑप्शन C is NSS। बच्चों जल्दी से बताइए आप किसके साथ जाएंगे? ममता मैम और प्रतिभा मैम, बच्चों के रिस्पांस आने शुरू हो गए हैं एंड वेरी गुड स्टूडेंट्स। सबने लिखा है कि ऑप्शन C यानी कि NSS, नेशनल सर्विस स्कीम या राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वो बच्चों का कार्यक्रम नहीं है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने युवाओं पर। आपने देखा कि युवावस्था बहुत ही संवेदनशील है, हमने ये बताया आपको। तो अब जानते हैं कि कौन से कारण हैं कि ये जो स्टेज है वो वल्नरेबल है। तो बच्चों, आपको पता है कि किशोरावस्था के अंदर बहुत से शरीर में जैविक परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, बहुत सारी ये विकासों की अवस्था है। और किशोरों को अपने इन परिवर्तनों के साथ एडजस्टमेंट करने में थोड़ा समय लगता है और वो इससे कुछ तनाव में भी आ जाते हैं। साथ ही हमारे किशोर जो हैं उन्हें वयस्क की भूमिका की तैयारी भी करनी होती है, एडल्ट रोल्स अपनाने होते हैं, इसलिए भी वो थोड़ा टेंशन में हो जाते हैं। साथ ही अर्निंग अ लाइवलीहुड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करियर लेना है, क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करना है, कैसे वो अर्निंग करेंगे अपनी, दिस इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। देन गेटिंग मैरिड, विवाह करना, पारिवारिक जीवन आरंभ करना, ये भी उन्हें तनाव देता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, पीयर प्रेशर, जिसे हम साथियों का दबाव कहते हैं। बच्चों और निरंतर इतना कंपटीशन है वर्ल्ड में, और यूथ जो है हमारा अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अपने पीयर ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में हमेशा तनाव में, थोड़ा दबाव में आ जाता है। सरकार ने हमारे यूथ के लिए नेशनल यूथ पॉलिसी 2003 का गठन किया है, और जिसके अनुसार यूथ एज अ पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 13 to 35 इयर्स है। बट करंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट 2014 के अनुसार यूथ 15 से 29 इयर्स के अंदर आते हैं। बच्चों, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यूथ को प्रॉपर शेल्टर, क्लीन एनवायरनमेंट, बेसिक हेल्थ सर्विसेज एंड अबव ऑल सभी प्रकार के शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशंस के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं कि कुछ हमारे युवा यूथ विशेष रूप से संवेदनशील क्यों हैं और कौन से हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख ही रहे हैं बच्चों, जैसे कि यूथ जो ग्रामीण और जनजातीय युवा हैं, जो कि पिछड़े इलाकों से आ रहे हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, या फिर स्कूल जिनका छूट चुका है, विद्यालय छोड़ चुके युवा, या फिर हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स, या फिर ऐसे युवा जो कि अक्षम हैं, या फिर विशेष कठिन परिस्थितियों वाले युवा जिनका अलग और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में जीवन व्यतीत हो रहा है, जो कि विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग जैसे कि अवैध धंधों के शिकार हैं, ऑर्फन्स या अनाथ हैं, या फिर सड़क पर रहने वाले युवा बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। हमने अपने युवाओं को सामाजिक रूप से उपयोगी और फाइनेंशियली प्रोडक्टिव बनाना है। इसके लिए हमें यूथ को उचित शिक्षा, ट्रेनिंग, लाभदायक रोजगार और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उचित अवसरों की, उचित प्रोत्साहन की उन्हें हमें जरूरत है, उन्हें हमें दिलाना है। अब हम जानते हैं कि हमारे यूथ के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से कार्यक्रम बनाए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट है हमारा नेशनल सर्विस स्कीम
जिसे हम NSS भी कहते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना। ये हमारे विद्यार्थियों को समाज सेवा, सोशल वर्क और राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम कराते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन, और इसमें कुछ हाइजीन और सफाई से रिलेटेड वर्क भी होता है। इसमें विद्यालय स्तर के युवाओं को राष्ट्रीय विकास के प्रोग्राम के साथ साथ ट्री प्लांटेशन, सड़कों की मरम्मत, गांवों के तालाब या तालों का निर्माण, हाइजीन, साफ सफाई के काम भी करवाए जाते हैं, या फिर परिवार कल्याण या मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में भी उन्हें शामिल कराया जाता है। एनएसएस के विद्यार्थी समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता भी करते हैं। तो अब हम जानते हैं हमारा सेकंड प्रोग्राम कौन सा है। नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना। इसमें उन विद्यार्थियों को जो कि अपनी पहली डिग्री पूरी प्राप्त कर चुके हैं, होल या पार्ट टाइम 1 और 2 इयर्स के लिए नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स में शामिल कराया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को नेहरू युवक संगठन द्वारा नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में शामिल होने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कि एडल्ट एजुकेशन, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे प्रोग्राम्स भी शामिल होते हैं। इसमें कुछ सोशल सर्विसेज वाले प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं, कैंप्स लगवाए जाते हैं, या फिर सांस्कृतिक या मनोरंजन के प्रोग्राम्स भी हमारे यूथ को कराए जाते हैं। बच्चों, इन प्रोग्राम्स का आयोजन विद्यालय नहीं जाने वाले युवाओं को सक्षम बनाना है। उनके अंदर मैथमेटिकल स्किल्स, जिसे हम न्यूमरेसी स्किल्स भी कहते हैं, गणित का ज्ञान उनको कराना है। उनके अंदर कार्य क्षमता को बेहतर बनाना ताकि वे आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव और उत्पादक बन जाएं और सामाजिक रूप से उपयोगी भी बने। और थर्ड हमारा प्रोग्राम है प्रमोशन ऑफ एडवेंचर, यानी कि साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन देना। इसमें अनेक युवा क्लब और एनजीओज हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बना रहे हैं यूथ के लिए, जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं। पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, पड़ताल यात्रा जैसे कार्यक्रम्स में उन्हें शामिल कराया जाता है। और भी सारी सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि नौका यात्रा, राफ्टिंग, कैनोइंग, तैरना या साइकिल चलाना। और इस कार्यक्रम्स में यूथ हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, और इन सभी के लिए हमारी सरकार फाइनेंशियल एड्स प्रदान करती है। एनजीओज और प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू ये सर्विसेज प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। लेकिन बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे मेन एम है हमारे युवाओं में साहस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, टीम वर्क, चुनौतीपूर्ण या चैलेंजिंग कंडीशंस में निर्णय लेना और सहनशीलता को डेवलप करने के लिए उन्हें यहाँ एनकरेज किया जाता है। और नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा स्काउट्स एंड गाइड्स। यहाँ पे जो मेन एम है गर्ल्स और बॉयज के अंदर लॉयल्टी, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति और दूसरों के लिए अच्छे विचार रखना है। यहाँ पे युवाओं के लिए कैंप्स और जम्बूरी भी चलाए जाते हैं, और साथ ही यहाँ पे इस कार्यक्रम के अंदर जो भी एड्स दी जाती हैं वो सरकार के थ्रू आती हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम बच्चों, कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम, जिसे हम CYP भी कहते हैं, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम। ये भी युवाओं को अपने देशों की विकास प्रक्रिया में भागीदारी कराते हैं, कोऑपरेशन कराते हैं, और हमारे जो कॉमनवेल्थ यूथ हैं उनके लिए सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत इंडिया, जाम्बिया एंड गुआना में यूथ प्रोग्राम्स के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं। एशिया पैसिफिक रीजनल सेंटर्स भारत में चंडीगढ़ में इस्टेब्लिश किया है, और ये उनको युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। और लास्ट हमारा प्रोग्राम है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जिसे हम राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन भी कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है बच्चों। एक प्रदेश में रहने वाले युवाओं को दूसरे प्रदेशों के दौरे पर भेजा जाता है, ऐसे रीजन्स में भेजा जाता है जिसमें अलग कल्चरल रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं, और वहां पे जो युवा जाते हैं वो देखते हैं कि वहां के लोग कैसे डिफिकल्टी
जो है उन्हें सहन करनी पड़ रही है, या वहाँ का धर्म या संस्कृति क्या है, कैसा उनका रहन सहन है, कैसे वो रह रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। और इस प्रोग्राम में काफी सारे कैंप, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स भी कराई जाती हैं। और अब हम चलते हैं अपने टास्क, हमारा जो एल्डरली ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप, उस पर। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि जो 60 इयर्स या अधिक आयु के व्यक्ति हैं उन्हें हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं या फिर सीनियर सिटीजन। आइए देखते हैं कि इनके फीचर्स या स्पेशल विशेषताएं क्या हैं। अधिकांश 80% जो हमारे वृद्ध हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और बच्चों इसकी वजह से उन तक सेवाएं पहुंचाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। और इस वृद्ध जनसंख्या में स्त्रियों की जनसंख्या, जो वृद्ध स्त्रियां हैं हमारी, वो सबसे ज्यादा है। अति वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। 80 इयर्स एंड अबव आयु के जो वृद्ध हैं वो ज्यादा इसमें बढ़ गए हैं। सीनियर सिटीजन्स की 30% की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। तो देखो बच्चों, आप यहाँ पे जानेंगे कि हमारे वृद्धजन की बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब हम जानते हैं हमारे वृद्धजन क्यों वल्नरेबल हैं, क्या कारण है कि वो संवेदनशील हैं। बच्चों इसमें मेन रीजन है हेल्थ का। आप जानते ही हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है स्वास्थ्य जो है वृद्धों का वो आप ठीक नहीं रहता, बीमारियां घर कर लेती हैं और उनके अंदर शारीरिक शक्ति कम हो जाती है। उनका डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम है जो वीक हो जाता है, और इसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। और इन सब कारणों की वजह से वो ज्यादा संवेदनशील भी हो जाते हैं। उनमें काफी अक्षमताएं आ जाती हैं, जैसे कि उनकी दृष्टि कमजोर होना। आप पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों कि उनको दिखना कम हो जाता है, और एक डिजीज कंडीशन आ जाती है जिसे हम कैटरैक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं, जिसमें एक झिल्ली व्हाइट कलर की पूरी आंख पे आ जाती है और उन्हें विजन जो है उनका पूरा चला जाता है, अंधापन हो जाता है। या फिर बहरापन, लॉस ऑफ हियरिंग, जो कि आप नर्व इम्पेयरमेंट या तंत्रिका विकार के कारण होती है। या फिर चलने फिरने में परेशानी, जो कि गठिया, गाउट, आर्थराइटिस जैसे बीमारियों की वजह से होता है। और इन कारणों से हमारे वृद्धजन जो हैं अपनी देखभाल नहीं कर पाते हैं। साथ ही अकेलेपन की पीड़ा, आइसोलेशन, अकेले रहना, दूसरों पर बोझ बन जाने की भावना वो इस टाइम में अनुभव करते हैं। और साथ ही हमारे वृद्ध जो हैं वो अपने आप को फाइनेंशियली डिपेंडेंट मानते हैं युवा पीढ़ी पे, और इससे वो और ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। उन्हें इस समय परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन कुछ वृद्ध जो हैं वो अकेले रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि कैसे हमारा एजिंग प्रोसेस है वो एक मेजर चुनौती समाज के लिए बन गया है। तो बच्चों आप देखते हैं कि वृद्ध जनों के लिए हमारी सरकार ने या एनजीओस क्या क्या कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे इन लोगों को सुविधा हो और ये सक्रिय और उत्पादक रूप से अपनी वृद्धावस्था को गुजारने के लिए सक्षम बन सके। सबसे पहले बच्चों, परित्यक्त बुजुर्गों की मूलभूत जरूरतें जैसे भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है। बच्चों, हमारे जो यूथ हैं या हमारी यंग जनरेशन है और बुजुर्गों के बीच में संबंधों को अच्छा रखने के लिए, डेवलप अच्छा करने के लिए, जिसे हम इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप या जनरेशन गैप भी कहते हैं, उसको कैसे कम किया जाए, उसको रिलेशनशिप्स को कैसे सुदृढ़ किया जाए और गैप को कम किया जाए, इसके लिए भी हम यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे वृद्धजन हमें मोटिवेट करना है कि वो हमेशा प्रोडक्टिव रहें, एक्टिव रहें और किसी पर डिपेंडेंट ना हो। वृद्धजनों को संस्थागत और गैर संस्थागत देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रोग्राम्स हैं। एनजीओस काफी प्रोग्राम्स चलाते हैं। वृद्धावस्था के क्षेत्र में बहुत अनुसंधान हो रहे हैं, उनको एडवोकेसी मिले, उनकी जागरूकता बढ़े, और साथ में
हमारे विद्यालय और महाविद्यालय के बच्चों को में भी संवेदनशीलता टुवर्ड्स ओल्ड एज होनी चाहिए, जो हमारे बुजुर्गों के प्रति सेंसिटाइज हो, और उनके लिए भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे उनका जीवन स्वस्थ और अर्थपूर्ण तरीके से वो जी पाए। बच्चों, अब और प्रोग्राम्स देखते हैं। हमारी सरकार ने वृद्ध जनों से संबंधित राष्ट्रीय नीति 1999 में बनाई थी, जिसमें वृद्धों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, आश्रय और जानकारी संबंधी सहायता प्रदान की गई थी और उनके कानूनी अधिकारों को भी मजबूत किया गया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे ओल्ड एज होम्स अवेलेबल हैं वृद्धों के लिए, जो उनकी भोजन, देखरेख और आश्रय प्रदान करने के लिए सहायता करते हैं। बुजुर्गों के लिए बहु सेवा केंद्र भी बनाए गए हैं और सतत देखभाल केंद्र। सतत देखभाल गृह वो हैं जो कंटिन्यूअस केयर प्रोवाइड करते हैं ओल्डर पर्सन्स को, यदि वो कोई किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं। इसके साथ साथ मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाइयां, आपने अभी जाना बच्चों, ममता मैम ने बताया कि हमारी 80% ओल्ड पीपल जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो उन तक हम मोबाइल चिकित्सा सेवा इकाइयां हम उन तक पहुंचा सकें, इसके लिए ये मोबाइल केयर शुरू की गई है। साथ में यदि हमारे बुजुर्ग अल्जाइमर रोग या डिमेंशिया से, मेमोरी लॉस से अगर पीड़ित हैं, तो उनके लिए डे केयर सेंटर्स भी बनाए गए हैं। उनके मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए काफी प्रोग्राम्स हैं। उनकी डिसेबिलिटी और उनके हियरिंग एड्स के लिए, वृद्ध जनों के लिए अक्षमता और सुनने के लिए सहायक यंत्र जैसे हियरिंग एड्स और व्हीलचेयर इत्यादि असिस्टिव डिवाइसेस उनको प्रोवाइड की जाती हैं। फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में भी उनकी हेल्प की जाती है। मस्कुलर पेन से निजात पाने के लिए उनको फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स चाहिए। वृद्ध जनों की देखभाल करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सहायता और परामर्श केंद्र चलाए जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है बच्चों, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसे NOAPS नोप्स भी कहते हैं, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। बच्चों, ये योजना जो है ये 65 वर्ष से ऊपर के वृद्ध के लिए उपलब्ध है और इसमें उनके आयु प्रमाण पत्र देना होता है और निराश्रित होने का प्रमाण पत्र देना होता है। उसके बाद वो पेंशन के हकदार होते हैं। तो बच्चों, हमारी सरकार तो प्रयत्नशील है कि वृद्धों को एक मानव संसाधन माना जाए और उनके व्यापक अनुभव और क्षमताओं का प्रयोग देश के विकास के लिए किया जाए। तो नाउ वी कम टू जीविका की तैयारी। जीविका की तैयारी कैसे करें बच्चों? अब आपके सामने हम देखते हैं कि 2 प्रकार की स्किल्स दी गई हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन से कौशल और क्षमताएं हैं। यदि आप इस क्षेत्र में अपनी जीविका बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम जन कौशल और प्रशासनिक कौशल, इनके विषय में पढ़ते हैं कि कौन से कौशल हैं जो विभिन्न पदों पर काम करने के लिए, विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से बातचीत करने के लिए, या फिर यदि हम कोई अपना संगठन या संस्थान खोलते हैं तो हमें किस विशिष्ट जरूरतमंद लक्ष्य समूह के लिए कौन सी प्रशासनिक स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन स्किल या जन कौशल की। बच्चों, जन कौशल वो कौशल हैं जो यदि हम अपना कार्य करते हैं, स्वयं का कार्य कर रहे हैं, या हम किसी नौकरी में भी हैं, तो भी हमें ये स्किल्स, पीपल स्किल्स भी जिन्हें कहते हैं, इनकी जरूरत है। तो समाज के साथ संबंध और भागीदारी को बढ़ावा देना इसके मुख्य पहलू हैं। यदि हम निजी क्षेत्र के लोगों से भी हमें कोई वित्तीय सहायता चाहिए या हमें उनके कोई प्रोग्राम्स के बारे में जानना है, तो निजी क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत करने की आवश्यकता पड़ेगी, या सरकारी अधिकारियों से भी मिलना पड़ सकता है, कोई लोन के विषय में बैंक्स के थ्रू, या कोई लीगल एडवाइस लेनी है विधिक आवश्यकताओं के लिए या वित्तीय सहायता के लिए, हमें सरकारी विभागों से भी तालमेल बिठाने की आवश्यकता होती है। और एक चौथी बात है कि यदि हम जिस संगठन में काम कर रहे हैं, या चाहे हमारा अपना संगठन है, स्वरोजगार है, या हम कहीं पर काम कर रहे हैं, तो उन व्यक्तियों से भी आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध हो, हमारा टीम वर्क हो, ये बहुत जरूरी है।
अब हम बात करते हैं बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की या प्रशासनिक कौशल की। यदि हमने अपना नया संगठन खोला है या किसी हम कार्यक्रम को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका प्रबंधन करना, वित्तीय हिसाब किताब रखना, व्यक्तियों की भर्ती करना, यानी कि आपने कोई एम्प्लॉयज अपॉइंट करने हैं या स्थान किराए पर लेना है या देना है, उपकरण खरीदना है, रिकॉर्ड या स्टॉक का हिसाब किताब रखना है, तो हमें प्रशासनिक स्किल्स चाहिए। और ये व्यक्ति की स्पष्ट संकल्पना होनी चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है, तभी हम अपने स्वरोजगार में सफल हो पाएंगे। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि हमें शैक्षणिक योग्यताएं क्या चाहिए। हम गृह विज्ञान या सोशल वर्क या फिर हम किसी भी सोशल साइंस से स्नातक डिग्री लें, 12th करने के बाद में हम बीए करें और उसके बाद में हम पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हम शोध कार्य आगे पीएचडी तक भी जा सकते हैं। इस फील्ड में काम करने के लिए कुछ मुक्त विद्यालय और दूर शिक्षा प्रणाली के द्वारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है बेटे, जो मुक्त और दूर शिक्षा प्रणाली पर कार्य करती है, वो भी कुछ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज चलाते हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन प्रबंधन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को भी आप कर सकते हैं या फिर आप युवा विकास कार्य में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ये इग्नू के द्वारा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है। तो बच्चों अब हम इसमें स्कोप देखते हैं कि इस फील्ड में स्कोप क्या है, हमारा कार्य क्षेत्र क्या है। अपने लक्षित समूह की सेवाओं को प्रदान करने के लिए अपना निजी संस्थान स्थापित करना, किसी प्रतिष्ठित संस्थान कार्यक्रम में प्रबंधक बन सकते हैं और किसी भी स्तर पर काम कर सकते हैं, और मौजूदा कार्यक्रमों और संस्थानों में अनुसंधानकर्ता, मूल्यांकनकर्ता या परीक्षक के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। तो now dear students, we conclude our chapter with this quote by Mother Teresa: God does not create poverty, we do, because we do not share. बच्चों कितनी गहरी बात है और उतनी ही सिंपल भी, कि ईश्वर ने पावर्टी नहीं बनाई, ईश्वर ने गरीबी नहीं बनाई, ये हमने बनाई है। हमने क्यों बनाई है? क्योंकि हम शेयर नहीं करते, हम जितना भी जो भी है हम बांटते नहीं हैं। तो हम जितना आसानी से कर सकते हैं उसे बांटें और हम शेयर करें। और अब बच्चों अब आपके सामने क्विज 8 का लिंक आपके स्क्रीन पर, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शीघ्र ही अवेलेबल होगा। और इसके साथ ही बच्चों आपके लिए एक वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2। ये बेटा यूनिट 3 के 2 लेसन्स आपने पढ़े हैं उसके ऊपर बेस्ड है। पहले हमने आपको वर्कशीट नंबर 1 दी थी जो यूनिट 2 के 4 चैप्टर्स थे उस पर बेस्ड थी। अब ये यूनिट 3 के 2 चैप्टर्स पर बेस्ड है। और बच्चों अब हम इसके बाद हम आपसे इसको कंक्लूड करते हैं लेसन को, और यहीं पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। वी विल मीट नेक्स्ट मंडे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू ऑल। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और विशेषकर टेक्निकल टीम का, जिसके सहयोग से हम ये क्लास ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। Thank you, students.